बात यह है कि ना अली अमीन गंडापुर, मैं समझता हूँ कि उनके अल्फाज की अदायगी बेहतर है, ना मैं समझता हूँ कि उस्मा बुहारी साहबा की अल्फाज की अदायगी बेहतर है। उस्मा बुहारी साहबा के 6 बयान होते हैं 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। पंजाब दाखिल नहीं होने देंगे, पंजाब में दाखिल हो गए, मोटरवे बड़ी अच्छी है, आगे नहीं आ सके, वापस भाग गए। क्या चाहती हैं? लड़ाई हो? क्या चाहती हैं? खून खराबा हो? क्या चाहते हैं? कि सारे मामला जो है वो तबाह हो जाए? या सर एक चीज़ तो मैं गारंटेड हूँ इस चीज़ लिए कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखा है। अली अमीन गंडापुर जब जुलूस लेके आता है, उससे पहले ट्रांसपोर्ट के पैसे भी देता है, उसके पैसे पहले खाने के पैसे भी देता है, और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ KPK से नहीं है, वो पैसे वो अपनी ज़ाती हैसियत से दे, वो तहरीक इंसाफ की हैसियत से दे, वो अपने ज़ाती फंड से दे, अपने दोस्तों से लेकर दे, वो इस तरह करते। बात यह है कि ये क्या ऐसा नहीं है? क्या मुझे थोड़ा सा ज़रा बता दें, आज आपको बड़ा कुछ याद आ गया? काश आज यासर रशीद साहब आप वो फुटेज भी चलाते, जो फुटेज नैब के दफ्तर पे हमले के वक्त थी, तो मैं खुश होता कि आपने बैलेंस किया है। मुझे खुशी होती कि आपने बिल्कुल बैलेंस सारा कुछ चला दिया है और उस्मा बुहारी साहबा के सवाल का जवाब भी मिल गया। क्या वो जो जिस वक्त जनाब थे नैब के दफ्तर पे हमलावर हुए थे, वो पत्थर जिस तरह रखे गए थे गाड़ी में, वो पत्थर जिस तरह बरसाए गए थे, तो वो क्या था? क्या वो फूल थे? उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, मैं स्टूडेंट लीडर था, मैं बहुत सी चीज़ों का आईनी शाहिद हूँ। उस वक्त में सियासत करते थे और हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े दीवाने थे। अच्छा जी बिल्कुल, आप रहे दीवाने? जी बिल्कुल दीवाने। मैं MSF का उस वक्त प्रेसिडेंट था, मुझे जितना याद है कि किस तरह क्या हुआ, इसलिए हमसे कोई छुपाए ना तो बेहतर है। मुझे वो दिन भी याद है जब ये ट्रेन मार्च हुआ था और उसके बाद पहिया जाम किया गया था, तो किस जगह पे किस ट्रेन की पटरी को किस तरह उखाड़ा गया था, किसने उखाड़ा था, मुझे उनके नाम भी याद। तो आप उन अवामिल में शामिल रहे? मैं उन अवामिल में शामिल नहीं रहा, लेकिन मेरे सामने बहुत कुछ हुआ है। तो ये आप जिस तरह लेके जाना चाहते हैं ना, आप भी आज ना बने नहीं, तो ये यासर शीद ही रहे ना, ये दीवान यासर शीद ही रहे। दीवान की बेगानगी में तब्दील क्यों हुई? जब इंसान को समझ आती है तो तौबा के रास्ते तो 24 घंटे खुले होते हैं ना। मेरा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। जब मैं स्टूडेंट सियासत करता था मेरा बिल्कुल तल्लक था, मेरा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं, लेकिन मेरा सच से ज़रूर तल्लक है, मुझे वो बयान कर देना चाहिए। तो आप आज वो भी दिखाते तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता। मैं सोचता कि मेरे भाई ने सारा दिन दफ्तर बैठ के मेहनत की है और मेहनत से वो चीज़ें निकाली। चलें बैलेंस फिर मैं नहीं करता, बैलेंस करवा लेते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू है जो इस वक्त हो रहा है, जो माजी के अंदर होता रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक का अपनी गुफ्तगू के अंदर क्या कहना है वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। तसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। सियासी जमातों से मेरी शिकायत है। उनका ये भी कहना था कि कोई हमें भी दफन नहीं कर सका, ना हम किसी को दफन कर पाएंगे। कल जिस प्रोग्राम में ग़ुलाम हैदर वाई मरहूम के बरसी के मौके पर ख्वाजा साहब ने कहा था, यह था कि मैं भी वहीं पे मौजूद था, वहीं सब से मेरा भी एक तल्लक था, एक रिश्ता था, और अफसोस हुआ था कि वहाँ पर वाई साहब जिनके लिए सब कुछ करते रहे, उनमें से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लिए शायद कुछ भी ना किया हो, लेकिन साद रफ़ीक का एक तल्लक था, एक नज़रियाती तल्लक था, जिनके लिए सब कुछ करते रहे, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि कसम लल्लो बच्चे नहीं जानते उनके। तो वैसे मैं क्या एक बात अब वैसे यार हंस रहे हैं ज़रा, आप आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो निश्तर चला रहे हैं उस पर कुछ थोड़ा सा हो जाए। अच्छा यासर, बात बड़ी क्लियर सी है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, क्या मुस्लिम लीग नून के किसी जुलूस के वक्त 144 लगी थी कभी? कभी बता देना मुझे, पिछले दौरे हुकूमत में लगी थी? याद नहीं पड़ता। याद आपको तो याद रहना चाहिए, नहीं लगी थी ना। जुलूस आते थे, जुलूस जाते थे, सारा कुछ होता था। बात यह है कि एक तो जिस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज का नाम लेती है 144 लगा दी जाती है, लग गई 144।
वैसे तो 144 इस मुल्क में ताहयात लगी हुई है ना, ताहयात लगी हुई है। आज 144 लगाए, ये लाहौर में नबीनों के साथ क्या हुआ है देखा आपने आज? नबीनों पर पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई हैं? क्या उनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से था? क्या उन्होंने कैदी नंबर 804 का नारा लगाया था? उन्होंने मांगा क्या था? कौम को जब पता ही नहीं है असल क्या है नकल क्या है, कौम को जब पता ही नहीं है कि सच कहां पे है और झूठ कहां पे है, कौम जब जानना ही नहीं चाहती, या कौम की आंखों में जब पर्दा पड़ गया है, या कौम को नजर आना बंद हो गया है कि हमने कहां पे पूछना है, कहां पे नहीं पूछना, कहां पे बोलना है, कहां पे नहीं बोलना, कहां पे खड़े होना है और कहां पे नहीं खड़े होना, फिर ऐसे ही होता है ना। वैसे हिम्मत की है चंद नबीनों ने, और ये नबीने जो जिन चंद नबीनों ने अपने हकूक के लिए हिम्मत की है, हौसला किया है, मैं दुआ करता हूँ नजर आने वालों में को भी पाकिस्तान नबीनों ने हिम्मत करके किसी को आईना दिखाया, आईना दिखाया। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो आईना कोई देखता है या नहीं देखता। लेकिन यासर बड़ी सीधी सी बात है, एक तो मुझे आने वाले दिन जो है वो बड़े खौफनाक से नजर आ रहे हैं। ये सियासी तनाव कम नहीं होगा, सियासी तनाव बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा बनेगा। और कोई ये समझे कि मैं बच जाऊंगा, ये साद रफीक ने बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं बचेगा, ना बचने वाले दिन हैं ना कोई बचेगा। और सियासी तनाव में इतनी तेज़ी आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी तकरीर सुनी है जी, उसमें उन्होंने 2 दफ़ा जिक्र किया कि नून लीग तो तैयार ही नहीं थी। और आज आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? वो तो जानिबदारी का कि किसी शख्सियत की वजह से आप ये कर रहे हैं जी, एक वो, और दूसरा उन्होंने कहा जनाब हमें 25 के बाद फलां चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, फलां चाहिए। और बाद में उन्होंने आर्टिकल 1 का हवाला दिया इंसानी हकूक़ के हवाले से, और बहुत सी बातें की वहाँ पे। अच्छा वो टीवी नहीं दिखाता ना, हम नहीं दिखाते, लेकिन हम बोल सकते हैं तो वो बोल लेते हैं ना। बात यह है कि आप समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ इतना आसान है, इतना आसान है कि सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद सकूत तारी रहेगा, नहीं रहेगा सकूत। राना साहब इस पे बात करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से क्या अखज़ किया जा सकता है? पहले गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो है वो मुलाहिजा कर लेते हैं। गुफ्तगू सुनवाइए बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बलूचिस्तान बार से खिताब करते हुए क्या कहना था? हमारा ऑपोजिशन क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए। तो मैंने तो नहीं लगाना ना मेरा, बट इट्स नॉट माई, नो, बट इट्स नॉट मी और यू टू डिसाइड बिफोर द लेजिस्लेशन इज पास, बिफोर द कोर्ट इज मेड, बिफोर वी डिसाइडेड ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा। दैट इज अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बट हम पर्सन स्पेसिफिक कानून भी नहीं बनाएंगे। जस्टिस फायज ईसा एंड मंसूर अली शाह द हाईएस्ट रिगार्ड, इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे, आई हैव नो इश्यू। मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा, इनकी तरफ से जो भी आए पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाएंगे। राना साहब बात तो उन्होंने कर दी कि शख्सियाती तौर पे कानून नहीं है, और ना ही ये मेरा इस्तेहकाक और सवाबदीद है कि किसको लगाया जाए और किसको ना लगाए। मुझे एक बात बता दें ज़रा, आईनी कोड इतना ज़रूरी क्यों है इस वक्त में? सिर्फ ये मेरा एक सवाल है, क्या ये आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 5 या 6 जजेस पर मुश्तमिल नहीं बन सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने सीनियर जज मौजूद नहीं है? जस्टिस मुनीब साहब की क़यादत में बना दें, मंदोखेल साहब की क़यादत में बना दें, किसी की क़यादत में बना दें कि ये हाजिर सर्विस जज है 5, ये 5 जजेस जो हैं ये सिर्फ आईनी फैसले सुनेंगे, और उनको हमेशा जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर होते हैं, वो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई? मुझे बताएं, कल एक आदमी उठता है, वो कहता है जनाब ये पार्लियामेंट जो है मैं इसके मुकाबले में एक और पार्लियामेंट लाके खड़ा करना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट को मुख्ताज करना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट का, इसके लिए पार्लियामेंट इनके फैसले सुने, या इस पार्लियामेंट के बिल मंजूर किए हुए जो है, या जो ये आइन या कवानीन मंजूर करती है, उसके लिए एक और पार्लियामेंट की 8 रुकनी कमेटी बना देते हैं अपनी मर्जी से। जनाब बेशक वो रिटायर्ड पुराने साबका हो, सियासतदान हो, वो सारा कुछ सुने, क्या पार्लियामेंट कबूल कर लेगी? बताया ना मुझे। कतई तौर पे नहीं। वो इसलिए नहीं करेगी, वो कहेगी जनाब हम मुंतहिब हो गए हैं, हमें अवाम ने वोट दिए हैं, हम पार्लियामेंट में आए इसलिए हैं कि हमें अवाम ने मुंतहिब किया। तो जजेस जो है वो एक आइन कानून के तहत आए हैं, उन्हें मुंतहिब किया गया है उनकी काबिलियत के तहत।
तो जब उन्हें मुंतब किया गया, अगर आप मिसाल देते हैं, आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने मिसाल दी, आज उन्होंने कहा जनाब बताएं दुनिया की सबसे बेहतरीन जमहूरियत या बाकी हिसाब से आप बात करते हैं बरतानिया की बात करनी, यही कही ना उन्होंने। तो बरतानिया के अंदर जो आईनी अदालत है वो किसके अंडर है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह होता है जो हो रहा है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह इंसानी हकूक की पामाली होती है? क्या बरतानिया के अंदर सियासी लोगों को कैद किया जाता है? क्या बरतानिया के अंदर इस तरह इलेक्शन होते हैं? क्या बरतानिया के अंदर इलेक्शन जो होते हैं वहां पे फॉर्म 47 होता है? बता देना मुझे। तो फिर क्यों मिसाल देते हैं जिस पे आप अमल नहीं कर सकते, जिस पे आपको बोलना नहीं आता, जिस पे आप अमल क्या, जिसके मुताबिक आप काम नहीं कर सकते। अगर आज आपने कहा है कि सबसे वो मादर है, मां है जमहूरियत की, तो फिर उसको देखें